और डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक स्टेट ऑफ रिवर्जिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब ऐसी कंडीशन जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हमें पता है आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट हमें पता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कांस्टेंट के एफ आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा? ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन ये है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा? बी। तो हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ बी लिखेंगे रेट। अब हमें पता है ये दोनों रेट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो उस केस में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो के एफ ए और के बी कंसनट्रेशन ऑफ बी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? के एफ अपॉन के बी इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ बी। बी को इधर भेजेंगे और ए को इधर भेजेंगे। कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए, यानी कि के एफ अपॉन के बी जो होता है के इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होगा? कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ग्राफ की बात करें तो रेट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होगा क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो धीरे धीरे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होगी क्योंकि ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा तो ए भी कम होगा। और बी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी, अब यहाँ पर जितना ए बी में चेंज होगा उतना बी ए में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन पर अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं दोनों की, तो रेट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इस स्टेट से आगे को रेट कांस्टेंट हो जाएगा और इसी स्टेट को कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट चेंज विद द टाइम। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन एंड नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है इधर पे, यहाँ पे ध्यान देना रिएक्टेंट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट और नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट और नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका जो नेट फॉर्मेशन होगा वो ज़ीरो होगा। सॉरी, नेट डिकम्पोजिशन ए का ज़ीरो होगा और बी का नेट फॉर्मेशन जीरो रहेगा क्योंकि जितना ए बी बना रहा है उतना ही बी ए में चेंज हो जा रहा है। तो नेट कुछ न बी बनेगा और नेट न ए डिकम्पोज होगा। आगे बात करेंगे ग्राफ की, तो इसमें तीन तरीके के ग्राफ आते हैं। एक तो हो सकता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज किया, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज किया, जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई उस कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल हो गए तब इक्विलिब्रियम आया, तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके का ग्राफ रहेगा। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया और बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो ऐसी कंडीशन पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ जहाँ पर ए का कंसंट्रेशन अभी भी ज़्यादा ही है और बी का कंसंट्रेशन कम है। ऐसी कंडीशन पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर सकता है। इस केस में क्या होगा? अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो जितना ए बी में चेंज होगा उतना बी ए में चेंज हो जाएगा। ओवरऑल ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा ही रहेगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए की जैसे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया उस कंडीशन में ए कम हो गया और बी बढ़ गया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तो बी क्या रहेगा? ओवरऑल अब बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा कंसंट्रेशन इक्वल रहे ये ज़रूरी नहीं है। कंसंट्रेशन ए की बी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बी के इक्वल भी हो सकती है। किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो सकता है। बस इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि अब उसके बाद नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़ीरो होगा और नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट वो भी ज़ीरो रहेगा। आगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है।
डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब गतिशील रहता है। अब आगे है N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इफ़ वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैसियस और हाईली वॉलेटाइल इन नेचर देन फॉर स्टेबलाइजेशन इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम। ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही स्टेबलाइज हो सकता है। इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही होगा अगर इनमें से कोई भी गैसियस स्टेट में होगा तो। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में नहीं है, सॉलिड या लिक्विड में है, ये सारे के सारे सॉलिड या लिक्विड में है, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो जो है ओपन सिस्टम में भी स्टेबलाइज हो सकता है। ओपन सिस्टम में या क्लोज सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में स्टेबलाइज हो सकता है इक्विलिब्रियम। आगे है, आगे आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे स्टेबलाइज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट चेंज विद टाइम। अगर जैसे ही, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया उसके बाद जो रिएक्शन की फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर चेंज नहीं होती है। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो, कैटलिस्ट जो है पाथ को छोटा करता है। मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उस दौरान टाइम को डिक्रीज करता है, पाथ छोटा करता है। लेकिन के इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेल्टा एच पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगर ई एफ और एच पी एंड एच आर की बात करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट सेम रहेंगे। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देखे तो इस पर फर्क पड़ेगा, ये चेंज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, इक्वल एक्सटेंट के साथ चेंज होगी। अब आर एफ और आर बी की बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में जो रेट है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब जो कैटलिस्ट है, अगर कैटलिस्ट हमें हमारे पाथ को छोटा कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी और रेट इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जो टाइम होता है इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए वो कम हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिल जाता है कि इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेंड जल्दी हो जाएगा, मतलब जल्दी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। आगे है 7th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो 7th नंबर में है इक्विलिब्रियम कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड से स्टार्ट किया जा सकता है और इन दोनों ही कंडीशन में हमें सेम इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा। आगे इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो जीरो रहती है। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी उधर पे डेल्टा जी जीरो रहेगा। इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो अगर इस तरीके से रिएक्शन है N1A N2B में चेंज हो रहा है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B और इसकी जो पावर होगी, पावर में इसकी स्टोइकियोमेट्री आ जाएगी और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में इसकी स्टोइकियोमेट्री आ जाएगी। अगर इस तरीके की रिएक्शन है तो के इक्विलिब्रियम अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर में जाएगी अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्री कहाँ जाएगी, पावर में। अब आगे है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम के टाइप्स की बात करें तो जो के इक्विलिब्रियम है उसको के सी के फॉर्म में, के एक्स के फॉर्म में, के पी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब के सी में क्या होगा, के इक्विलिब्रियम को हम कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया जाता है और यहाँ पर के इक्विलिब्रियम को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया जाता है। केसी क्या होगा, केसी में कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन सी इक्वल होता है
एन अपॉन वी, तो एन मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1/v को हमने कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पर इसमें क्या आएगा, डेल्टा एन आएगा, जहाँ पर डेल्टा एन जो है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट है। अगर के एक्स की बात करें तो के एक्स जो है के इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन है, के इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन हो क्या होता है, मोल जिसका मोल फ्रैक्शन लेना होता है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो हम मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेंट लेंगे और 1 अपॉन टोटल मोल से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर आएगी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट है। आगे केपी के टर्म में बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आएगा, और पार्शियल प्रेशर हमें पता है, देखो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर के, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पी की पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, के पी जो होगा अगर हम इसको मोल के टर्म में लिखेंगे तो हमें मोल पता है, मोल फ्रैक्शन को जब मोल के टर्म में लिखते हैं तो मोल अपॉन टोटल मोल करते हैं, तो यहाँ एन पी अपॉन एन आर, पी की जगह पी रहेगा अपॉन टोटल मोल, और होल पावर क्या होगी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हो गया, गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। के पी की बात करेंगे तो के पी वही केपी जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन वाले टर्म लेंगे तो फिर आर टी अपॉन वी में से जो यहाँ पे वी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल के पी इक्वल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टी होल पावर डेल्टा एन। अगर रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में रिलेशन देखें तो के पी इक्वल के एक्स के, अगर के पी को के एक्स के टर्म में लिखेंगे तो देखो के पी इक्वल के एक्स, इधर इतना के एक्स आ जाएगा, ये के पी इतना के एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद पी दी पावर डेल्टा एन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो के पी इक्वल क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू पी दी पावर डेल्टा एन। और अगर के पी और के सी की बात करें तो के पी इक्वल के सी आर टी दी पावर डेल्टा एन। आगे है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर के पी की होगी एटीएम दी पावर डेल्टा एन, और अगर के इक्विलिब्रियम की बात करें तो मोल पर लीटर दी पावर डेल्टा एन। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मेथड अफेक्ट कर सकता है, अगर N1A से N2B बन रहा है और N2B से N1A बन रहा है तो इस केस में ध्यान देना दोनों में K1 जो K1 और K2 है उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन होता है K1 इक्वल 1/K2। देखो यहाँ पर ये K2 जो है K1 का अपोजिट है, यहाँ पर K1 से A से B बन रहा है तो K2 में B से A बन रहा है, तो K1 K2 का अपोजिट है तो K1 इक्वल क्या होगा 1/K2, मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। आगे है सेकंड जो फैक्टर है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ए से बी बन रहा है और एन ए से एन बी बन रहा है और इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो K1 की पावर अगर हम n कर दे, K1 की पावर n कर दे तो वो K2 के इक्वल आ जाएगा, तो K2 इक्वल क्या होगा, K1 की पावर n करना पड़ेगा, तो रिलेशन बनेगा K2 इक्वल K1 दी पावर n। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है जो हम और भी कई जगह पढ़ते हैं, log K2/K1 इक्वल डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1/T1 T2। यहाँ पर के इक्विलिब्रियम इक्वल है AF/AB ई दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और लॉग के इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉग के इक्विलिब्रियम अगर इस तरीके से इसको पूरा ओपन करके लिखा जाए तो माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 1/RT प्लस लॉग AF/A0, सॉरी AF/AB। आगे है इसमें अगर हम देखेंगे T2 बढ़ेगा यानी कि
टेम्परेचर, जो दूसरा वाला टेम्परेचर हमने लिया है, दूसरा टेम्परेचर मतलब दूसरी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसकी बात करें, वो अगर इंक्रीज़ करेगा तो 1/T2 डिक्रीज़ करेगा, और 1/T2 डिक्रीज़ करेगा तो 1/T1 माइनस 1/T2 भी डिक्रीज़ करेगा। और इस केस में T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर होगा और T2 जो होगा चेंज टेम्परेचर होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहला केस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो होता है बैकवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, बैक साइड को शिफ्ट होगा। अब आगे बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा यानी कि रिएक्शन की साइड में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट की साइड में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट की साइड में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो फिर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की तरफ को शिफ्ट होगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड केस की बात करें तो जो डेल्टा एच है वो यहाँ पर जीरो रहता है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है अगर डेल्टा एच जीरो होगा तो। आगे लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल, ये वही फॉर्मूला आ गया, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 डॉट 1/T लॉग ए एफ अपॉन ए बी। इस केस में ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ने देखो, ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ये जो है 1/T एक्स एक्सिस होगा, ये लॉग के इक्विलिब्रियम वाई एक्सिस होगा, लॉग ए एफ अपॉन ए बी जो होगा इंटरसेप्ट होगी, और स्लोप इस तरीके से रहेगी। सब में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट तो सेम रहेंगे, स्लोप चेंज हो रही है। तो स्लोप किस पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 यानी कि डेल्टा एच पर। डेल्टा एच पर डिपेंड करेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी माइनस पहले है तो स्लोप, ओवरऑल स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव होगा तो स्लोप इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल स्लोप नेगेटिव हो जाएगी यानी कि स्लोप नीचे की तरफ जाएगी। अब अगर डेल्टा एच जीरो होगा तो डेल्टा एच जीरो होगा तो पूरी स्लोप क्या हो जाएगी, ये जीरो वैल्यू होगी तो पूरी स्लोप जीरो हो जाएगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी। आगे है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है। तो हमें पता है ए से अगर सी बन रहा है, सी से ए बन रहा है, बी से डी बन रहा है, डॉट डी से बी बन रहा है। इस केस में तीसरी रिएक्शन है जहाँ ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। तो इस केस में हम K3 को K1 और K2 की हेल्प से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या ध्यान रखना है, अगर हमें रिएक्टेंट की साइड में रिएक्टेंट मिल गया, रिएक्टेंट की साइड में रिएक्टेंट मिल गया तो इक्वेशन प्लस होगी। रिएक्टेंट की साइड में प्रोडक्ट मिलेगा तो इक्वेशन माइनस होगी। प्रोडक्ट की साइड में प्रोडक्ट मिल गया तो इक्वेशन प्लस होगी, और प्रोडक्ट की साइड में रिएक्टेंट मिल गया तो इक्वेशन जो है नेगेटिव होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मतलब प्रोडक्ट की साइड में प्रोडक्ट होगा तो प्लस, रिएक्टेंट की साइड में रिएक्टेंट होगा प्लस, लेकिन अपोजिट साइड में होंगे तो माइनस। सेम साइड में प्लस, अपोजिट साइड में माइनस, ये ध्यान रखना। अगर अब यहाँ पर इक्वेशन प्लस हो रही है तो जो रेट कांस्टेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, और इक्वेशन अगर माइनस हो रही है, सब्सट्रैक्ट अगर इक्वेशन को कर रहे हैं हम, तो जो रेट कांस्टेंट है उनको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन के लिए अगर निकालें तो यहाँ पर हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन के लिए हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, इन दोनों के लिए दिया है, इसके लिए हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, थर्ड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो सी है, इधर प्रोडक्ट है इधर भी प्रोडक्ट है यानी कि इसको प्लस करेंगे। डी इधर प्रोडक्ट है इधर प्रोडक्ट है यानी कि इसको भी प्लस करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को भी हमने प्लस किया और इक्वेशन 2 को भी प्लस किया। अब यहाँ पर अगर प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जो रेट कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि थर्ड इक्वेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K3 आएगा। K3 इक्वल फर्स्ट इक्वेशन के लिए K1 और सेकंड इक्वेशन के लिए K2, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन प्लस हो रही है तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से बनेगा। इसमें अगर इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर ए से सी बन रहा है, डी से बी बन रहा है और ए बी सी डी बना रहे हैं, तो इस केस में देखो अब अपोजिट साइड है, सी पहला तो क्या है, प्लस ही है,
मतलब पहली इक्वेशन तो प्लस ही होगी क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट की साइड में है, लेकिन इधर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट साइड में है, तो सेकंड रिएक्शन जो होगी माइनस होगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन प्लस करनी पड़ेगी और सेकंड इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी। ओवरऑल हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव नेगेटिव के केस में हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो K3 निकालने के लिए K1 डिवाइड बाई K2, तो K3 निकालने के लिए K1 डिवाइड बाई K2। इस तरीके से हम अगर हमें दो रेट कांस्टेंट दिए हैं और उनकी रिएक्शन दी है और थर्ड रिएक्शन दी है, तो थर्ड रिएक्शन के लिए इन दोनों की हेल्प से रेट कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हैं।